नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 16 जून 2026 और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का यह वीडियो होगा। आज के वीडियो हम लोग क्या सब पढ़ने वाले हैं। गडकरी जी ने 100% इथेनॉल को भी भारत में अनुमति दे दी गई है। यह शुरू हुआ था 20% से, अर्थात 20% मिश्रण किया जाएगा। अब 85% और 100% की भी हम लोग बात कर रहे हैं। समझेंगे कि इथेनॉल क्या है, इथेनॉल पॉलिसी क्या है और सवाल की गारंटी होगी इस टॉपिक से। जिस प्रकार से भारत के तीन स्तरीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम और इथेनॉल, ये दो ऐसे टॉपिक हैं जहां से 100% सवाल आएंगे ही आएंगे। आज ही लिख करके रख लीजिएगा, इसे हम लोग समझेंगे। इसके अलावा और क्या समझेंगे, देखिए कल हमने देखा था कि हड़प्पा की जो मूर्ति थी मोहनजोदारो की, उसको इन्होंने ब्लर कर दिया था। आज न्यूज़ आया कि एनसीईआरटी ने बोला है कि हम इसको ठीक करेंगे। एनसीईआरटी ने कहा है कि हम इसको रीस्टोर करेंगे। तो ठीक है, ये अच्छी बात है, न्यूज़ का कुछ तो इम्पैक्ट होता ही है। यूएस और ईरान जो है उन्होंने कहा है कि हम वॉर को एंड करने जा रहे हैं और डील पर साइन होने की बात की जा रही है। लेकिन डील पर पहली बार साइन किया जाएगा 22 या 23 तारीख को है। लेकिन 60 दिन अभी और वार्ता चलेंगे और उसके ज़रिए धीरे धीरे करके और भी चरणों में साइन किए जाएंगे और फाइनल डील पर पहुंचने की पूरी कोशिश की जाएगी। लेकिन इसके बावजूद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अभी भी जहाज़ों का निकलना आसान नहीं है, क्योंकि अगले 50 से 60 दिन जो है, अप्रॉक्स 2 मंथ जो है समय जाएगा माइंस को क्लियर करने में। ये सी माइंस हैं, समुद्र बिछाए गए माइंस हैं, जिसे क्लियर करने में 2 महीने के करीब में समय लगेगा। इस युद्ध के बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो ईरान की एक तरफा जीत हुई है, क्योंकि युद्ध जो शुरू किया गया था इजराइल और अमेरिका के द्वारा, वो 2 उद्देश्यों के साथ में शुरू किया गया था। पहला कि ईरान के जो परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम है, परमाणु का जो कार्यक्रम है, उसको पूरी तरह से ख़त्म करना, जो वो नहीं कर पाए। यूरेनियम, इनरिच यूरेनियम जो है ईरान के पास वापस ले लेना, जो वो नहीं ले पाए। और सेकंड जो उनका उद्देश्य था कि ईरान में जो वर्तमान की शासन सत्ता प्रणाली है, इसको हम गिरा देंगे, लेकिन वो नहीं कर पाए। दोनों में ही वो फेल हो गए, ये आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पहले ओपन हुआ करता था, अब ईरान को उस पर चुंगी वसूलने का अधिकार दे दिया गया है अकॉर्डिंग टू दिस डील। लेकिन ये भी तो ईरान की ही जीत हुई भाई, क्योंकि वो चुंगी वसूलेगा। यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान की संप्रभुता को स्वीकार कर लिया गया है यूएस के द्वारा। प्लस ईरान पर लगे हुए सैंक्शन, इटली, जर्मनी, फ्रांस और कई सारे वेस्टर्न देशों ने ईरान पर सैंक्शन लगा रखा था, उसको भी उन्होंने उठाने की बात स्वीकार कर ली है। तो यह युद्ध एक तरफा युद्ध हुआ। आने वाले लॉन्ग टर्म में अगर हम लोग देखेंगे तो वेस्ट एशिया में, सेंट्रल वेस्ट एशिया में ईरान आने वाले कुछ समय में सबसे बड़ा पावर बन करके उभरेगा और दक्षिण एशिया में भी यह सबसे बड़े पावर के रूप में आपको देखने को कुछ दिनों के बाद मिलने लग जाएगा। शुरू करते हैं आज का। देखिए पहला टॉपिक क्या है, ये कल इंडियन एक्सप्रेस में आया हुआ डिटेल आर्टिकल है। इसी के बारे में हम लोग ज़रा समझेंगे, इसको डिस्कस करेंगे कि क्या क्या सरकार कह रही है और क्या होता है भाई, इथेनॉल क्या है जिसके कारण से इतना ज़्यादा लोग परेशान हैं। अगर आप कार चलाते होंगे तो आपको पता होगा कि गाड़ी के माइलेज जो है ना, वो तबाह हो गया है। गाड़ी इथेनॉल जैसे लग रहा है, गन्ने का रस जो है वो गाड़ी को खूब पसंद आ रहा है, बिल्कुल पिए जा रही है। और ऊपर से इंजन जो है उसमें भी कई सारे जगहों पर इंजन में नॉकिंग की समस्या हुई है। नॉकिंग नाइटमेयर होता है इंजन के लिए, यानी कि इंजन बैठ जाएगा आपका, इतना ख़राब स्थिति इन्होंने कर दिया है। खैर जो भी है, देखिए ये ट्रांजिशन फेज़ होता है। ट्रांजिशन फेज़ का मतलब जब आपने आफ्टर कोरोना या ड्यूरिंग कोरोना पीरियड में ऑफलाइन से डायरेक्ट ऑनलाइन पढ़ना शुरू किया होगा तो आपको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आई होंगी। शुरुआत में इंटरेक्शन नहीं होने के कारण से समझ में नहीं आया होगा, पढ़ने का मन नहीं कर रहा होगा। लेकिन अब स्थिति ऐसी बन गई है कि आप ऑफलाइन से ज़्यादा ऑनलाइन चीज़ों पर निर्भर हो गए हैं। आज से 5 साल पहले अगर कोई आपको बोलता है टेलीग्राम पर कि पेमेंट कर दो, तो आप समझते कि फ्रॉड है वो, लेकिन आज आप करते हैं। तो ये क्या है, ट्रांजिशन फेज़ से भारत के जो फ्यूल मार्केट है वह गुजर रहा है। इसमें बहुत सारी चुनौतियाँ आएंगी, चैलेंजेज आएंगे, लेकिन समय के साथ अगर हम इस ट्रांजिशन फेज़ को आसानी से पार कर ले तो आने वाला भविष्य निश्चित रूप से आत्मनिर्भरता की ओर ही होगा। ये काफ़ी सही कदम है और कभी कभी आपको पुश करना पड़ता है
ऐसी चीज़ों को जिससे पब्लिक नाराज़ भी हो रही हो, कोई बात नहीं, थोड़े दिनों में नाराज़गी दूर हो जाएगी जब यह इम्प्लीमेंट सही तरीके से हो जाएगा। केंद्र सरकार ने उच्च इथेनॉल पेट्रोल मिश्रण हायर इथेनॉल पेट्रोल ब्लेंड्स यानी 22% से 30% इथेनॉल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी से छूट दे दी है। इसके साथ ही इन उच्च मिश्रण को कर के मामले में वर्तमान E20 ईंधन के समान स्तर पर ला दिया गया है। तो ये भी आपको छोटा सा सेंट्रल गवर्नमेंट का कदम है जिसके कारण से यह चर्चा में है। साथ में सरकार जो है वो सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स केंद्रीय मोटर वाहन नियम इसमें परिवर्तन करने जा रही है और 85% इथेनॉल एंड 100% इथेनॉल को भी मंजूरी देने जा रही है। यानी कि गन्ने का रस निकालो, गाड़ी में डालो और गाड़ी चलाओ, ये भी भारत में होने जा रहा है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। देखिए ऊपर एक शब्द था ब्लेंड यानी कि मिश्रण, यानी कि पहले था कि हम मिश्रण करेंगे 25% 20% तक का हमने मिश्रण का लक्ष्य रखा हुआ था, लेकिन अब हम सीधे क्या कह रहे हैं 85% इथेनॉल मिश्रित ईंधन एंड 100% शुद्ध इथेनॉल को भी गडकरी जी ने साइन कर दिया और इसको हरी झंडी दे दी है। हालांकि उनके पुत्र महोदय जो हैं वो इथेनॉल बिजनेस में ही जुड़े हुए हैं। तो अगर हम लोग ईमानदारी को देखेंगे, ऑनेस्टी को देखेंगे, इथिक्स में एक शब्द पढ़ देते हैं जिसको कहा जाता है सत्यनिष्ठता, तो सत्यनिष्ठता तो वाकई यहाँ पर उसकी धज्जियाँ उड़ाई गई है। ये तो ऐसे ही हो गया कि मुझे शेयर मार्केट का काम दे दीजिए तो मैं अपने घर वालों को बता दूंगा कि आज इस शेयर के प्राइस ऊपर उठने वाले हैं तो आप पहले से ही खरीद लीजिए। तो ये क्या हो गया, सत्यनिष्ठता यहाँ पर शून्य हो गई। सत्यनिष्ठता का खुलेआम उल्लंघन है, खुलेआम उल्लंघन है। भारत में इस रणनीतिक कदम के पीछे मुख्य कारण क्या है? भारत क्यों इतना जोर दे रहा है इथेनॉल मिश्रण या इथेनॉल को लेकर के ईंधन बनाने पर में? तो सबसे पहला कारण है कच्चे तेल की भारी आयात की निर्भरता। हमारी इकॉनमी में अभी भी 88.5% तेल जो हैं बाहर से आते हैं। तो अगर हम इस निर्भरता को कम कर लेते हैं तो फिर ईरान, इजराइल, अमेरिका लड़े मरे कट जाए, हॉर्मुज में डूब जाए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यानी कि 85% जो हमारी निर्भरता है फ्यूल पर वो कम हो जाएगा। तो इससे हमारा डायरेक्टली बेनिफिट होगा कहाँ पर? इकोनॉमिक्स के टर्म में कहें तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में। चालू खाता घाटा जो है हमारा बहुत ज़्यादा रहता है वो हमारा कम हो जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा हम खर्च करते हैं तेल खरीदने पर। पश्चिम एशिया संकट से सीख, हमने पश्चिम एशिया संकट से सीखा है कि भाई ये लोग सही लोग नहीं हैं, आपस में बहुत लड़ते झगड़ते हैं। अपने घर में ईंधन रखो सही से, अपने घर में बनाना शुरू करो, ये लोग किसी काम के नहीं हैं। घरेलू कृषि राजनीतिक लॉबी, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के चीनी गन्ना बेल्ट के कृषि लॉबी सरकार पर उच्च इथेनॉल मिश्रण को लागू करने का भारी दबाव बना रही है। यूपी और महाराष्ट्र के जो चीनी गन्ना बेल्ट के लॉबी हैं, ये लॉबी बड़े पावरफुल होते हैं गुरु, बहुत पावरफुल। बड़े बड़े बिजनेसमैन को धूल चटा सकते, इतनी पावरफुल लॉबीज होती है किसानों की है। क्यों भाई? क्योंकि इनके हाथ में देश की ज़मीनी नब्ज होती है। इन्होंने सरकार के ऊपर में दबाव डाला था कि आप इथेनॉल को पुष्ट कीजिए। इससे क्या होगा? गन्ने में सरप्लस में जो इथेनॉल बनेगा, गन्ना सबसे प्रमुख स्रोत हो गया इथेनॉल का, तो महाराष्ट्र और यूपी सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन करने वाले राज्य हैं। तो ये क्या कर सकते हैं? बेच सकते हैं, जिससे ये होगा कि तेल जब भी गल्फ़ कंट्रीज से आ रहे हैं उसकी जगह पर तेल उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र और तमिलनाडु, इन 3 जगहों से हमें मिलेंगे। बिहार में भी गन्ने का प्रोडक्शन होता है, लेकिन हालांकि अब कम हो गया है, क्योंकि गन्ना के लिए हमारे पास जो चीनी के बड़े बड़े कारखाने थे वो बहुत सारे बंद हो गए थे। उपभोक्ताओं के लिए व्यवहारिक चुनौती और नुकसान, इंजन को अस्थायी नुकसान, ये वर्तमान में बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैं तो इसको बता ही सकता हूँ आपको, बहुत भारी नुकसान इससे गाड़ियों को होता है। लेकिन ये समय के साथ क्या होगा? समय के साथ क्या होगा कि इंजन में फिर परिवर्तन होंगे, धीरे धीरे करके इंजन में परिवर्तन होंगे, और इस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप क्या होगा कि आसानी से फिर इस प्रकार के चीज़ों को भी स्वीकारता मिल जाएगी। इस प्रकार के ईंधन भी इंजन में चलने लग जाएंगे और इंजन खराब नहीं होगा। तो ये टेम्परेरी एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसे आसानी से दूर किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर क्या है, एक चीज़ और है यहाँ पर जो आपको फैक्ट्स के रूप में याद रखना चाहिए। इथेनॉल में पानी की सोखने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, जो प्रकृति में अत्यधिक संक्षारक जंग लगने वाला होता है।
उच्च इथेनॉल मिश्रण के उपयोग से आंतरिक दहन इंजन के पुर्जे खराब हो सकते हैं, क्योंकि इथेनॉल वाटर को अपनी ओर खींच लेता है और जब वाटर इंजन में प्रवेश कर जाए तो इंजन के अंदर कोरेजन पैदा हो सकता है, जंग लग सकता है या फिर रस्टिंग या कुछ भी ऐसा जिसके कारण से इंजन जो है बैठ जाएगा। यह समस्या विशेष रूप से पुराने दोपहिया और चौपहिया वाहनों में अधिक देखी जा रही, जहां पर इंटरनल जो पार्ट्स थे वो आयरन के बनाए जाते थे, वो भी बिना कोटेड वाले आयरन, रॉ आयरन के। जहां इंजन ब्लॉक के लिए उच्च श्रेणी के एल्यूमिनियम कास्ट स्टील का उपयोग नहीं किया गया है। कास्ट स्टील और उच्च श्रेणी के एल्यूमिनियम का उपयोग नहीं किया गया है, इसके कारण से पुराने वाहनों में यह समस्याएं ज़्यादा आ रही है। तो इसका क्या समाधान है? समाधान भी यही लिखा हुआ है कि इंजन को हमें कास्ट स्टील या फिर एल्यूमिनियम का बनाना पड़ेगा, जिससे क्या हो, नुकसान ना हो, जिससे खराब ना हो। आपने देखा है क्या, पुराने ज़माने के स्कूटर को चालू करने के लिए पहले ऐसे झुका करके थोड़ी देर लेटाना पड़ता था, उसके बाद उसको खड़ा करके फिर किक मारो, तब जाके वो शुरू होता था। तो ये चीज़ इसमें भी समस्या आने वाली, इथेनॉल ईंधन में भी आगे समझाऊंगा कि क्यों होगा ऐसा। माइलेज कम हो गया है, 5% से 12% तक की माइलेज में गिरावट आई है। मैंने आपको पहले ही समझाया कि इंजन को लगता है भाई मीठे गन्ने का जूस मिला पी लो। फ्लेक्स फ्यूल कार का तकनीकी विन्यास। अब फ्लेक्स फ्यूल कार क्या होते हैं भाई? जो ऐसे कार जो अलग अलग प्रकार के फ्यूल पर भी चल सकें। एक मानक पेट्रोल इंजन के विपरीत फ्लेक्स फ्यूल कार को पेट्रोल इथेनॉल के विभिन्न मिश्रण 0%, 85%, 100% पर सुरक्षित रूप से चलाने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लेक्स फ्यूल इंजन। एक ऐसा इंजन जिसको पेट्रोल दे दो, इथेनॉल दे दो, 85% दे दो, 100% दे दो, 20% दे दो, सब में आराम से चलता है वो। ठीक है। मुख्य घटक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल इसमें लगा होता है। यह वाहन का डिजिटल दिमाग है जो ईंधन के मिश्रण और इंग्रेडिएंट्स टाइमिंग उत्सर्जन प्रणाली को स्वचालित रूप से नियंत्रित और विनियमित करता है। इस प्रकार के इंजन के लिए ये जरूरी होता है कि वो पहले ये पहचाने कि किस प्रकार का ईंधन उसे मिला है और उसके हिसाब से खुद को एडजस्ट करके आगे बढ़े। फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम यह उच्च संक्षारण प्रतिरोधी सामग्रियों से बना होता है। इथेनॉल के दहन के लिए आवश्यक मात्रा में ईंधन को इंजन के दहन कक्ष में इंजेक्ट करने का काम यही करता है। फ्यूल लाइन यह एक विशेष धातु की ट्यूब या लचीली नली होती है जो ईंधन टैंक से इंजन तक बिना किसी क्षरण के इथेनॉल का सुरक्षित प्रवाह सुनिश्चित करती है। अब फ्यूल टैंक होता है, फिर इसमें इथेनॉल, पेट्रोल या किसी प्रकार की चीज़ को सुरक्षित ढंग से रखा जाता है। तो फ्लेक्स फ्यूल जो इंजन और कार आजकल बन रहे हैं उसमें ये चार चीज़ें तो होंगी ही होंगी। इन्हीं 4 चीज़ों की विशेषताओं के कारण से फ्लेक्स फ्यूल इंजन जो है वह काम कर पाती है। तो इसको आप याद रखेंगे, यह पूछा जा सकता है। भारत में ब्राज़ील मॉडल से हम सीख सकते हैं, ये मैंने एक दिन और डिस्कस किया था चूँकि आर्टिकल में, इसलिए इसको बताना पड़ेगा। 1970 के दशक से ब्राज़ील में यह लागू है। प्रत्येक पेट्रोल पंप पर उपभोक्ताओं के पास 27 से 32% मिश्रित पेट्रोल या फिर 100% शुद्ध हाइड्रस इथेनॉल, जिसने उसने अनिवार्य कर दिया था कि भाई आपको इसी प्रकार के ईंधन उपयोग करना पड़ेगा। वर्तमान में भारतीय उपभोक्ताओं के पास पेट्रोल पंप पर अलग अलग ईंधन चुनने का कोई विकल्प नहीं है। E20 ईंधन को ही आपने सभी जगहों पर लागू कर दिया है। ब्राज़ील का कानून उच्च इथेनॉल मिश्रण फ्लेक्स फ्यूल वाहनों का उपयोग करने वाले नागरिकों को ईंधन की कीमत में विशेष छूट प्रदान करता है। भारत सरकार ने अभी केवल तेल कंपनियों के लिए उत्पादन शुल्क में छूट दी है। उपभोक्ताओं के लिए अंतिम मूल्य निर्धारण और छूट का विन्यास अभी भी स्पष्ट होना बाकी ही है भारत में। ये भारत और ब्राज़ील में मुख्य रूप से यहाँ पर अंतर दिया गया है कि भारत ने एक वाई के पूरे प्रणाली को लागू कर दिया है, जबकि ब्राज़ील ने ऑप्शन रहते हुए लागू किया, जिससे क्या हुआ, लोगों को जब सस्ता इथेनॉल पड़ने लग गया तो लोग उस तरफ बढ़ने लग गए। तो ये एक बहुत बड़ा दोनों में अंतर है। CMVR में नए संशोधन का प्रस्ताव रखा है भारत सरकार ने। भारत सरकार ने देश के वाहन विन्यास को पारंपरिक जीवाश्म ईंधन से परे ले जाने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम में नए संशोधन का मसौदा प्रस्तावित किया है। इसका प्राथमिक उद्देश्य 85% इथेनॉल मिश्रण, 100% शुद्ध हाइड्रस इथेनॉल E100 को आधिकारिक रूप से विधिक मान्यता देना है। इसको लेकर के भारत सरकार ने संशोधन भी कर लिया है और अब हरी झंडी भी दे दी गई है। फ्लेक्स फ्यूल वाहनों को आने वाले समय में बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे भारत में ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपनाया जा सके। 85 क्या होता है भाई? 85% इथेनॉल होता है, 15% इसमें पेट्रोल रखा जाता है ताकि ठंड के दिनों में आपको चालू करने में कोई ख़ास दिक्कत ना हो। इथेनॉल क्या होता है?
इथेनॉल, जिसे एथिल अल्कोहल या शुद्ध अल्कोहल भी कहा जाता है, एक रंगहीन, साफ और ज्वलनशील तरल पदार्थ है। इसका रासायनिक सूत्र होता है C2H5OH। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये पूछ सकता है। OH यानी कि अल्कोहल ग्रुप इसको हम लोग कहते हैं। जल अवशोषण की प्रवृत्ति इनमें बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण से यह रस्टिंग पैदा करते हैं, संक्षारण पैदा कर सकते हैं। औद्योगिक उत्पादन कच्चे माल का विन्यास, इनका कच्चा माल जो मुख्य रूप से होता है उसमें गन्ने के रस, मेलासेस शीरा, भारी क्षतिग्रस्त खाद्यान्न जैसे टूटे हुए चावल, मक्के से तैयार किया जाता है। यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इन राज्यों को थोड़ा सा ज़्यादा इससे हेल्प मिलेगा। 2G इथेनॉल का उत्पादन या धान के पुआल या पराली, गेहूं का भूसा, गन्ने की खोई, इससे किया जाएगा 2G इथेनॉल। तो इसको आप याद रखिएगा। जैव ईंधन के रूप में उपयोग और विनियामक महत्व, इथेनॉल का उपयोग वैश्विक स्तर पर पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए पेट्रोल के साथ एक ऑक्सीजेंट जिसको कहा जाता है के रूप में मिलाकर ही किया जाता है। इससे उच्च ऑक्सीजन स्तर के कारण ईंधन का दहन अधिक पूर्ण और स्वच्छ तरीके से हो पाता है, जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड का भी उत्सर्जन कम हो जाता है। भारत सरकार ने कहा है कि अब हम 20% इथेनॉल को 85 और 100% तक ले जाएंगे। तो इसको याद रखिएगा। सारा कुछ मैंने आपको समझा दिया है। आज एक ही टॉपिक करेंगे, क्योंकि अभी अभी जो न्यूज़ देखा है मैंने उसके अकॉर्डिंग है कि सरकार 22 जून तक टेलीग्राम को बंद करने जा रही है नीट एग्जामिनेशन के कारण से। मुझे लगता है 22 जून तक कर्फ्यू लगा देना चाहिए था सरकार को देश में, तभी जाके नीट का एग्ज़ाम बिना लीक किए हो पाएगा। तो चूँकि टेलीग्राम पर ही अचीवर ग्रुप वगैरह चलता है, तो मुझे उसे थोड़ा सा सही करना है, इसीलिए आज एक ही आपको ये वीडियो मिल पाएगा। तो आगे के जो 4 टॉपिक हैं उसको हम लोग कल आपको मैं करवा दूंगा। थैंक यू सो मच आप सभी का सहयोग के लिए, धन्यवाद।